हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कहने का मतलब पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक लिक्विड फेज जो होता है उस लिक्विड फेज के अंदर हम लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैस सॉल्यूट डालते थे और उसकी सॉल्युबिलिटी की हम स्टडी कर रहे थे। इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कहने का मतलब लिक्विड के अंदर हम गैस डिजोल्व करेंगे और उसकी वो फैक्टर देखेंगे जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी लिक्विड में गैस को डिजोल्व करते हैं तो दो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर होता है प्रेशर और सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका प्रेशर और सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। इससे पहले भी हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वहाँ भी हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम गैस इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो होता है वो गैस इन लिक्विड को किस टाइप से अफेक्ट करता है हमने देखा है। पिछली बार जब हमने सॉलिड को डिजोल्व किया होता किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो भाई देखो दोनों फेज ऐसे हैं जिन पर प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमने प्रेशर के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस केस में हमने गैस को डिजोल्व कर रखा है लिक्विड के अंदर। लिक्विड पे जरूर हमारे प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, लेकिन गैस पे ये पूरा अफेक्ट करता है, गैस को पूरा अफेक्ट करता है प्रेशर। इसलिए यहाँ हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे और प्रेशर का जो इफेक्ट होता है उसके अंदर हमें पढ़ना है हेनरीज लॉ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ हमें इसके अंदर देखना है। हेनरीज लॉ क्या है? हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने जो लॉ दिया उसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि गैस की लिक्विड में डिसॉल्व होने की या सॉल्युबिलिटी जो होती है, गैस लिक्विड में जो सॉल्युबल होता है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनली सॉल्युबल होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे, गैस का दो कंपोनेंट है भाई, टोटल प्रेशर को तो हम कहेंगे प्रेशर और किसी एक कंपोनेंट के प्रेशर को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ हम खाली गैस वाला जो कंपोनेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो गैस का जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ हमारी बुक में ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ हम देख लेंगे। ठीक है, अगर हम इधर लेते हैं आपका, देखो सॉल्युबिलिटी तो हो गया एक थ्योरेटिकल टर्म। हेनरीज ने सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए जो प्रैक्टिकल वैल्यू ली थी वो ली थी आपकी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी माना इसने, तो इधर तो हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब है किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर। ठीक है, और इनमें जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें मिला कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ। तो ये क्या शो कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन बढ़ाने के साथ साथ पार्शियल प्रेशर आपका गैस का इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर थ्योरेटिकली इसने क्या कहा कि आपका जो P होता है, P यहाँ क्या आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट। यहाँ तक के बात क्लियर है। और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वलिटी लाने के लिए इसने एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं KH। के कांस्टेंट के लिए हम K यूज़ करते हैं, H यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हेनरी को और X के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ KH के लिए फॉर्मूला फाइंड करूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा P/X। तो ये हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है P/X। P के यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और X है आपका मोल फ्रैक्शन, सॉरी हाँ यस मोल फ्रैक्शन। कौन से कंपोनेंट का? गैस में जो भी कंपोनेंट है, गैस जो है आपका उस गैस का पार्शियल प्रेशर है और ये उस गैस का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रेशर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को लिक्विड में अफेक्ट करता है। सेकंड जो फैक्टर हमें दे रखा है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस टाइप से अफेक्ट करता है भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में ली चैटलियर प्रिंसिपल बताया था। ली चैटलियर प्रिंसिपल बताया था। ये प्रिंसिपल क्या कहता है इसको देखो भाई आप एक बार फिर से। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। लास्ट वाले में जो हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें हमने ये पॉइंट लिखा था। लेकिन यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। मैं इसका फुल नेम लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये हो गया भाई आपका सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दो ही फैक्टर है। तो सोल्युबिलिटी हमने डिस्कस कर लिए, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, और जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा। इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने के बाद इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेपर प्रेशर। हमें डिस्कस करना है वेपर प्रेशर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, कोई लिक्विड है या कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड है, कोई लिक्विड है, इसके ऊपर वेपर है, ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। बेसिकली प्रेशर बाय द वेपर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेपर प्रेशर किन सॉल्यूशंस पे लगेगा, जो सॉल्यूशंस वेपर फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारे बुक में दो टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस दे रखे हैं फर्स्ट हमारे बुक में, और सेकंड दे रखे हैं आपको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है कि भाई देखो आपका जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें ये तो आपका सॉल्यूट है, आगे जो लिखा होता है इसको सॉल्यूट अज्यूम करना है आपको, और इस लिक्विड जो दूसरा वाला है वो क्या है, सॉल्वेंट है। इसमें भाई देखो दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल वर्ड का क्या मतलब है कि दोनों कंपोनेंट ऐसे जो आपके वेपर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये भी आपका वेपर बनाएगा और ये भी आपका वेपर बनाएगा। कहने का मतलब इस फर्स्ट केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से होगा, लेकिन इस केस में जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ सोल्यूट क्या है, सॉलिड, तो ये तो वेपर फॉर्म करेगा नहीं, और वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो ये आपका वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। जबकि जो लिक्विड है आपका ये क्या करेगा, वेपर फॉर्म करेगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट कराएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस को देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अभी इसको हम रब कर देते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका वो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में डिस्कस करना है कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होता है। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आपका ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, सॉलिड प्लस लिक्विड। मान लो इसको हमने कह दिया ए, सॉल्यूट को तो हमने क्या कह दिया ए, और लिक्विड को क्या कह दिया बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही है। ठीक है, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। अब आपका जो पी ए है वो तो सॉलिड है, ये तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा नहीं, तो ये जो तो पी टोटल जो है वो खाली इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी के इक्वल हो जाएगा। पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। क्यों, क्योंकि ये पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए है, और पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी है, और पी टोटल क्या है, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में ये तो सॉल्यूट तो आपका वेपर क्रिएट कर ही नहीं रहा, तो आपका पी टोटल इक्वल हो जाएगा किसके, पी बी के। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब पी बी क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर को आगे डिफाइन करने के लिए हमें एक रूल देखना है, राउल्ट्स लॉ। हमारा जो रूल है राउल्ट्स लॉ के बारे में हमें डिस्कस करना है। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का, जैसे ये कंपोनेंट है आपका सोल्यूट या सॉल्वेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के। ये तो वही बात हो गई जो हमने हेनरीज लॉ में पढ़ी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी ए प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, पी ए प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के, इस टाइप से। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमें क्या लानी है, इक्वलिटी। तो जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लाते हैं तो जो कॉन्स्टेंट आता है वो क्या होता है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी ए नॉट एक्स है। ठीक है, अब ये पी ए नॉट क्या है भाई, देखो यहाँ जो ए है हमारा, या पी ए क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है, ए को हमने मान लिया, कोई भी कंपोनेंट मान लिया, उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल है। अब जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वलिटी लगाई तो हमने पी ए नॉट लिख दिया, और पी ए नॉट क्या होता है, इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट।
जब ये आपका प्योर स्टेट में रहा होगा, यानी जब ये अकेला था, जब ये सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हुआ था, सॉल्यूशन में ऐड नहीं हुआ था, जब ये सॉल्यूट नहीं बना था, तब का जो इसका वेपर प्रेशर है उसको अपन क्या कहते हैं, पीए नोट कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो यहाँ हम पीबी की जगह क्या लिख सकते हैं, राउल्ट्स लॉ से, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। ठीक है, ए के लिए क्या था हमने, यहाँ पी बी के लिए हो रहा है, तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। क्लियर है यहाँ तक के बात? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पी टोटल क्या हो जाएगा, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। मैं देखो पी टोटल पी बी के इक्वल है और पी बी का वैल्यू में ये मिल गया राउल्ट्स लॉ से, तो हम लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। कहने का मतलब अगर आपके पास सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, वो पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो चाहे तो हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहो तो। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स बन रहा है इसमें, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे क्या आ रहा है आपका, पी टोटल आ रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे क्या आ रहा है, पी टोटल, और x एक्सिस पे क्या आ रहा है, एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और आपकी जो स्लोप होगी वो पी बी नोट के इक्वल होगी, और स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ बनेगा, और इसकी जो स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल है, पी बी नोट के इक्वल है आपकी। ठीक है, पी बी नोट क्या है, इस जो भी लिक्विड हमने डिसोल्व कर रखा है इस सॉल्यूशन के अंदर, उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। तो इस टाइप से आपको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो खाली सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्यूट पे। तो इस टाइप से आपको पहला वाला सोल्व कर लिया। इसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस डिस्कस करने के बाद अब हम अगला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, वेपर प्रेशर के अंदर हम सॉलिड लिक्विड देख चुके हैं, उसमें खाली जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था वो खाली सॉल्वेंट लिक्विड के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ दोनों लिक्विड है, यानी दोनों वोलेटाइल है, कहने का मतलब दोनों वेपर फॉर्म करेंगे। दोनों वेपर फॉर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर दोनों ही क्रिएट करेंगे, दोनों ही एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए, और इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, बी। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, ए के वेपर प्रेशर और बी के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या कहेगा कि आपका जो पी ए होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्स ए के मोल फ्रैक्शन के। पी ए जो है वो एक्स ए के प्रोपोर्शनल होगा, और पी ए जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, पी ए नोट, प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे पी बी क्या हो जाएगा, पी बी नोट एक्स बी। पिछले केस में हमने क्या किया था, इस ए को जीरो एज्यूम कर लिया था, क्योंकि सॉलिड था, सॉलिड वेपर फॉर्म नहीं करता है तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। अब अगर पी टोटल में इस वैल्यू को पुट करें तो पी टोटल क्या बनता है आपका, पी टोटल इज इक्वल टू, पी ए की जगह हम पुट कर देंगे पी ए नोट एक्स है, पी ए नोट एक्स है, और पी बी की जगह हम पुट कर देंगे पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, तो अब भाई देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, जो दो कंपोनेंट है इनका जो मोल फ्रैक्शन का सम आता है वो 1 आता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स ए की जगह पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की जगह क्या पुट करते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम आगे। पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं इन दोनों में एक्स बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट प्लस इन दोनों में हमने एक्स बी कॉमन ले लिया। एक्स बी कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा पी बी नोट और यहाँ बचेगा माइनस पी ए नोट। ऐसा हमने क्यों किया,
ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब भाई देखो इस पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी फाइंड किया जा सकता है। इस पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी आपकी, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए हम इसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ही ग्राफ में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए शो कर देते हैं। इधर हमने ले लिया, इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि आपका एक्स ए का वैल्यू 0 है, ठीक है। एक्स ए मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और इस पॉइंट पे मान लिया हमने एक्स ए का वैल्यू 1 है, यानी एक्स ए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने पे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस क्रिएट कर लिया, हमारे बुक में ग्राफ को ऐसे शो कर रखा है, हम भी ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। एक्स ए यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया हमने 1 है, यानी इस डायरेक्शन में एक्स ए इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एक्स ए इंक्रीज हो रहा है तो पी ए नोट भी इंक्रीज होगा, सॉरी पी ए नोट, एक्स ए इंक्रीज हो रहा है तो पी ए इंक्रीज होगा। तो एक्स ए के साथ साथ हमने पी ए इंक्रीज करा दिया, ये आपका पी ए इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया कि एक्स बी का वैल्यू 1 है और इस पॉइंट पे एक्स बी का वैल्यू 0 है। कहने का मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने पर एक्स बी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अब एक्स बी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पी बी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने पर एक्स बी का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो ये हमने एक्स बी का वैल्यू बता दिया कि ये एक्स बी का वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अपन ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पी टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल करके हम क्या निकाल लेते हैं, ये आपका पी टोटल हो गया, जो किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी के इक्वल है। तो देखो इस टाइप से हमने फाइंड किया है कि आप सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है, ये ग्राफ मिल चुका है इसके लिए, ठीक है। यहाँ इस टाइप से हमें पैटर्न करना है, इसमें पी टोटल दोनों के सम के इक्वल होगा, उसमें पी टोटल खाली बी के सम के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें क्लियर है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है पी ए नोट यानी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है, जब ये अकेला रहा होगा, जब इस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, उससे पहले का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस वेपर प्रेशर में और पहले के वेपर प्रेशर में क्या होता है, जब कंपोनेंट मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस हम पढ़ चुके हैं। लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस में जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो दोनों ही कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, सोल्यूट भी करेगा एज वेल एज आपका सॉल्वेंट भी करेगा। अब आपके लिक्विड लिक्विड जो सॉल्यूशंस है वो दो टाइप के हैं, फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको आइडियल और नॉन आइडियल में डिवाइड किसने किया, ये डिवाइड किया आपके राउल्ट ने, ठीक है। राउल्ट्स लॉ को जो सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके अंदर हम फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आइडियल सॉल्यूशंस में फर्स्ट पॉइंट तो अपन क्या लिखेंगे, दे ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, कुछ भी टेम्परेचर रखो प्रेशर रखो, लेकिन राउल्ट लॉ को फॉलो जरूर करेंगे। अब राउल्ट लॉ आप जानते हो क्या होता है, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद हम इक्वलिटी लाते हैं तो आपका पी ए नोट आ जाता है। दूसरा जो इनके लिए होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब आपका सोल्यूट है और साथ में क्या है, सॉल्वेंट है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होगा, सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स होने के बाद, तो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा आपका 0, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड जो इसके अंदर आपको पॉइंट याद रखना है वो है डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी, यानी वॉल्यूम चेंज विल ऑल्सो बी 0, ठीक है। कैसे, आपने सॉल्यूट लिया 100 ml, सॉल्वेंट लिया 900 ml, तो सेपरेट सेपरेट इनका वॉल्यूम है 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। ये सॉल्यूशन क्रिएट होने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद भी इसका टोटल वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको, 1000 मिलीलीटर मिलेगा। कहने का मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज अकर नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो इसका रीजन भी है कि आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म के होते हैं, ठीक है। जब आपका सॉल्यूट अकेला रहा होगा तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे ए टाइप के, ठीक है। और जब सॉल्वेंट अकेला रहा होगा तो उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो होंगे आपके बीबी टाइप के, ठीक है। और अब जब ये सॉल्यूशन बन चुका है तो इसके अंदर एबी टाइप के फोर्स भी वर्क कर रहे हैं। यह है सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग। सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद आपका सॉल्यूट भी सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा तो एबी टाइप के फोर्सेस बनेंगे। तो आपके ए और बीबी टाइप के जो फोर्सेस है वो इक्वल होंगे एबी टाइप के फोर्सेस के। ये है आपका आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर की बात, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखना है, हेक्सेन प्लस हेप्टेन
इस टाइप से 2-3 एग्जाम्पल है, आप बुक में देख सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपको देखना है इसके अंदर, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी लो, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा। सॉल्यूशन जो टोटल बन गया उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो, और सॉल्यूट अकेले की और सॉल्वेंट अकेले की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग की जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। सेकंड इसके बाद जो आते हैं आपके, वो आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा इनके लिए, दे डोंट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करने का क्या मतलब है कि इनके लिए जो P है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा XA के। सेकेंड जो पॉइंट है इसके अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, इसके पैरेलली चलना है हमें। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था, इसमें डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो भी इसी के साथ चलेगा। अब इसका आप मतलब समझ चुके हो, ठीक है। इनको मिक्स करने के बाद जो एनर्जी चेंज आएगा वो कुछ एनर्जी चेंज डेफिनेटली आएगा। कहने का मतलब एनर्जी चेंज 0 के इक्वल नहीं होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड पॉइंट है डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H, इनके लिए डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V, वॉल्यूम में चेंज डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन डेल्टा वी मिक्सिंग जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। फोर्थ टाइप का क्या जो है इसका, फोर्थ टाइप का जो है ए में जो फोर्सेस लग रहे हैं, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स में जो फोर्सेस लग रहे हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल में जो फोर्सेस लगेंगे उनके इक्वल नहीं होंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है बुक से देख लेते हैं अपन, इसका क्या एग्जाम्पल है। देखो इसका एग्जाम्पल अपने बुक में दे रखा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। एथेनॉल प्लस एसीटोन ले लो, एथेनॉल प्लस एसीटोन इसका एग्जांपल है, ठीक है भाई। इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो एक टाइप के कंपाउंड से दोनों कार्बन चेन है और एल्केन है, तो ये तो आ गया इसके अंदर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ये अलग है, ठीक है। ये OH है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, तो भाई देखो ये किसके अंदर आएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे। अब आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं।